हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग डेरिवेटिव्स को रिवाइज करते हैं, खास करके लर्निंग मॉड्यूल 10, क्योंकि मेरे ये लेक्चर में फोकस ऑन लर्निंग मॉड्यूल 10, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन का प्राइस अपने को निकालना है, राइट। तो उसके रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड सबसे ज्यादा इन लोग लेवल 1 में फोकस कर रहे हैं रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच पे। एक बार रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच को सुपरफिशियली समझे क्या हमने क्या किया था। ऑगस्ट कैंडिडेट्स अगेन, ठीक है, उनके लिए है ये वीडियो। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच के हिसाब से हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं ऑप्शंस को। तो देखो, कुछ ऐसा आपको याद आ रहा होगा। ये एक स्टॉक प्राइस है स्पॉट टुडे, या तो स्टॉक प्राइस कुछ, या तो स्टॉक प्राइस कुछ, राइट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ S0, ये कर देता हूँ S से 1 कर देता हूँ, इसको S2 कर देता हूँ। अभी जस्ट एक सुपरफिशियली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी का स्पॉट प्राइस दे के रखा हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यार एक साल के बाद या एक पीरियड के बाद स्टॉक प्राइस या तो से 10% अप जा सकता है या तो 5% डाउन जा सकता है। तो ऊपर वाला जो शेयर प्राइस, दिस इज लाइक 10% अप, नीचे वाला इट इज लाइक से 5% डाउन, राइट। नंबर्स ले लेता हूँ। से अभी का स्पॉट प्राइस इज 100, या तो 10% अप जाएगा तो एक पीरियड के बाद या तो 110 होगा, या 5% डाउन जाएगा 95 होगा। ये समझा। अगर स्टॉक का प्राइस 110 हो गया तो सर ऑप्शन का पे ऑफ क्या होगा। अब ऑप्शन इट कुड बी इधर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। पे ऑफ निकालने अपने को आता है, राइट। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पे ऑफ। अगर नहीं भी आता रहेगा तो अभी क्वेश्चंस की हेल्प से कर लेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे भी निकालेंगे क्या, पे ऑफ। अब दो पे ऑफ है, या तो पे, इसको पे ऑफ 1 बोल रहा हूँ, इसको पे ऑफ 2 बोल रहा हूँ। तो एक साल के बाद या एक पीरियड के बाद सर या तो पे ऑफ 1 हो सकता है या तो पे ऑफ 2 हो सकता है। अगर स्टॉक प्राइस 110 हो गया तो पे ऑफ 1, अगर स्टॉक प्राइस 95 हो गया तो पे ऑफ 2। तो 1 होगा कि 2 होगा, एक काम करते हैं यार, एवरेज ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं। तो मतलब पे ऑफ 1 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड पे ऑफ 2 को से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया होगा, अगर प्रोबेबिलिटी 60% है पे ऑफ 1 का, तो पे ऑफ 2 का कितना है, 40%। बैलेंसिंग फिगर ही तो होता है, राइट। अब यहाँ पे पे प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला इज, जो भी आपको इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहेगा उसका फैक्टर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिस्क फ्री, RF, रिस्क फ्री रेट का फैक्टर माइनस अप मूव फैक्टर डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर। ये है आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जिसको इन लोग पाई से डिनोट करते हैं, राइट। तो पे ऑफ 1 इंटू पाई या प्रोबेबिलिटी, एंड पे ऑफ 2 इंटू 1 माइनस पी, ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ, राइट। अब ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आएगा उसको अपन प्रेजेंट में लेके आएंगे, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में लेके आएंगे। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे इज इक्वल टू जो भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ है डिवाइड बाई जो भी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसका फैक्टर कर देंगे। तो 1 + RF, ये फैक्टर बना दिया। सारे के सारे ऑगस्ट कैंडिडेट्स को याद आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फ्रेश कैंडिडेट्स को जरा भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे को, और मैं बार बार बोलते रहूंगा, बिकॉज फ्रेश कैंडिडेट्स देख के मेरे को प्लीज इसके बेस पे जज मत करना है। एनीवेज, तो अगस्त के कैंडिडेट्स आपको याद आ रहा होगा कि यार ऐसे रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच की हेल्प से हम लोग ऑप्शंस का वैल्यू निकालते थे। तो क्या करना है कि यार सबसे पहले सर दो स्टॉक प्राइस होंगे कुछ एक पीरियड के बाद, राइट। हर एक स्टॉक प्राइस पे आप पे ऑफ निकालो, वो पे ऑफ को आप मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी के साथ, एंड आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ। उस एक्सपेक्टेड पे ऑफ को आज पुल करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, आगे वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। दैट्स इट, यही है रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच, राइट। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने बोल दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न का फैक्टर माइनस अप मूव फैक्टर डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर, राइट। अब विद दिस बेस, विद दिस पिकअप, लेट्स टैकल द क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, लेट्स सी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक। चलो, प्राइवेट बैंक KGaA, a private wealth manager in Munich, has a number of clients with large holdings in the German fintech firm, ठीक है।
ठीक है, पूरा बैकग्राउंड बता रहा है कि एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजर है, उसके जो क्लाइंट्स है वो क्लाइंट्स का ज्यादातर होल्डिंग्स कौन से शेयर्स में, जर्मन फिनटेक फर्म में। ओके, क्लेनर्ट्स मतलब वही प्राइवेट बैंक वाला, एनालिस्ट इज कंसर्न अबाउट अ ड्रॉप इन स्पारकॉइंस शेयर प्राइस। जो क्लाइंट्स लोग का होल्डिंग है ना इन दैट फर्म, जर्मन फिनटेक फर्म, तो एनालिस्ट को डर लग रहा है कि सर ये कंपनी का शेयर शायद गिर सकता है। अब वही आएगा स्टोरी, आप गेस कर लो कि यार कंपनी का शेयर गिर सकता है तो क्लाइंट्स लोग को नुकसान हो जाएगा। अब ये नुकसान से बचने के लिए तो हेजिंग टूल का यूज करना पड़ेगा। क्या हेजिंग टूल यूज करेंगे? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या करेंगे? बाई करेंगे। और पुट ऑप्शन तो तभी तो होता है, शेयर प्राइस अगर गिरता है तो शेयर्स में नुकसान होगा, लेकिन पुट ऑप्शन क्या करेगा? बचा देगा। राइट। क्या था? एनालिस्ट इज कंसर्न अबाउट अ ड्रॉप इन स्पारकॉइन शेयर प्राइस इन द नेक्स्ट ईयर एंड इज रिकमेंडिंग टू क्लाइंट्स दैट दे शुड कंसिडर परचेसिंग अ 1 ईयर पुट ऑप्शन। वही तो है, पुट ऑप्शन खरीदो, ताकि अगर शेयर प्राइस गिर जाएगा तो आपका जो नुकसान होगा ना शेयर्स में वो पुट संभाल लेगा। ठीक है, चलो। पुट ऑप्शन का क्या एक्साइज प्राइस देके रखा हुआ है? 100। अभी स्पार कॉइन या स्पार कॉइन का क्या प्राइस चल रहा है? स्पॉट प्राइस 105.25 एंड इट पेज नो डिविडेंड। ओके, रिस्क फ्री रेट देके रखा है 0.37%। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? Cleaner's analyst estimates a 50-50 chance that the price of spare coin will either increase by 12%, देखो, या तो 12% बढ़ेगा या तो 10% गिरेगा, और डिक्लाइन बाय 10% एट द पुट ऑप्शन एक्सपायरेशन डेट। मतलब बोल रहा है 1 साल के बाद, पुट ऑप्शन 1 साल का है ना मेच्योरिटी का, 1 साल बाद या तो स्टॉक प्राइस 12% अप या तो 10% डाउन। ठीक है। Which of the following statement best describes the no arbitrage option price implied by this assumption? ओके, अपने को ऑप्शन का प्राइस निकालना है, कौन से ऑप्शन का? पुट ऑप्शन का। तो जैसे ही इतना सब डिटेल्स आता है ना, तुरंत डायग्राम बना लो। और यहाँ पे स्पेस का इशू है तो मैं ना इसके नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वर्किंग है। S0 करंट स्पॉट प्राइस, यहाँ से दो एरोस, कितना है? S0 105 पॉइंट समथिंग ना, लेट्स सी, 105.25। अब बोल रहे या तो 12% अप या तो 10% डाउन। तो S1 इसको 12% अप मान रहा हूं, तो कितना होगा? 105.25 इंटू 1.12। ऑगस्ट के कैंडिडेट्स को मेरे को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर 12% अप मूव है तो कितना होगा 1 साल के बाद प्राइस? 117.88। नहीं नहीं सर, अगर डाउन हो गया तो कितना डाउन होगा? यहाँ पे S2 कर रहा हूँ, 10% डाउन है ना, तो 105.25। 10% डाउन का फैक्टर आपको पता है 0.9 होता है। 105.25 इंटू 0.9, 94.7250 है। मैं 2 डेसिमल में ले रहा हूं तो मैं 73 कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब अपने को यहाँ पे निकालना है पे ऑफ। बाय द वे, पे ऑफ निकालने के लिए अपने को एक्साइज प्राइस चाहिए, स्टॉक का प्राइस और एक्साइज प्राइस चाहिए। एक्साइज प्राइस कितना है? 100 है, 100। देखो यहाँ पे एक्साइज प्राइस 100, यहीं पे लिख देते हैं, एक्सरसाइज प्राइस एक्स इज इक्वल टू 100। पुट ऑप्शन है हाँ? चलो, अब आपका अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। अगर 1 साल के बाद स्टॉक का प्राइस 117.88 हो गया तो बोलो पे ऑफ कितना होगा? 0 हो जाएगा पुट ऑप्शन के केस में। याद है ना पे ऑफ कैसा होता है? अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे हो गया स्टॉक का प्राइस तो जाके पे ऑफ होगा, अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चले गया स्टॉक का प्राइस तो पे ऑफ क्या? 0। राइट। डाउन साइड गया तो डिफरेंस है, अप साइड गया तो लैप्स। यही तो है ऑप्शन, यही तो है ऑप्शन का फीचर। तो यहाँ पे पे ऑफ क्या होगा? 0, लैप्स। और यहाँ पे क्या होगा पे ऑफ? सर स्ट्राइक प्राइस था 100, स्टॉक का प्राइस अगर 94.73 हो गया तो सर
ये आपका आ, इसमें आपका पे ऑफ आ जाएगा कितना, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस, दैट इज 100 माइनस 94.73, 5.27, राइट। पहले वाले केस में जब 117.88 हो गया था तो पुट ऑप्शन क्या था, आउट ऑफ द मनी, ये समझ रहा होगा, आउट ऑफ द मनी, राइट। और जब 94.73 हो गया तो पुट ऑप्शन क्या होगा, इन द मनी, अगर इन द मनी है तो पे ऑफ आएगा, राइट। फिर एनीवेज आपको ये समझ में आ गया, सर पे ऑफ निकालना बहुत ही आसान है, अपने को स्ट्राइक प्राइस और स्टॉक प्राइस को कंपेयर करना है, राइट। पुट ऑप्शन के केस में अगर स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो लैप्स, अगर स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे, क्योंकि पुट ऑप्शन तो बना ही डाउन साइड के लिए है ना, तो स्टॉक प्राइस अगर नीचे होता है ना तो पुट ऑप्शन फेवरेबल रहता है। तो अगर स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे है तो देर विल बी अ डिफरेंस, कितना, 5.27 का। तो सर या तो पे ऑफ जीरो होगा, कब होगा जीरो, अगर स्टॉक का प्राइस 117.88 हो गया तो, या तो पे ऑफ होगा 5.27, कब होगा, अगर स्टॉक का प्राइस 94.73 हो गया तो सर या तो जीरो होगा या तो 5.27 होगा। सर एक्सपेक्टेड निकाल लेते हैं, तो यहीं पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज इक्वल टू जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 5.27 इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी। अब जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही होना है, लेकिन अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रोबेबिलिटी आएगा नहीं तब तक वन माइनस पी कैसे आएगा। और प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर। इंटरेस्ट रेट कितना था, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना था, देखो 0.37% है, 0.37% का फैक्टर 1.0037। सर मेरे को फैक्टर निकालना नहीं आता है, प्लीज हेल्प कीजिए ना। तो कुछ नहीं, कैलसी पकड़ो, 0.37% को प्रेस करो एंड देन प्लस कर दो 1.0037, 1.0037 माइनस डाउन मूव फैक्टर कितना है 0.9, डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर कितना है 1.12, माइनस डाउन मूव फैक्टर 0.9, राइट। लेट्स सॉल्व इट। तो यार है 0.4714, तो मैं 0.47 ले रहा हूँ, राइट। 0.47 इज द प्रोबेबिलिटी, तो वन माइनस पी कितना होगा 0.53, तो ये तो हो गया जीरो प्लस 5.27 इंटू वन माइनस 0.47, तो 5.27 इंटू 0.53। क्या ये आंसर है क्या 2.79, क्या ये आंसर है क्या, नहीं सर, ये तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कहाँ पे खड़ा है, एट टी इज इक्वल टू वन ना, क्योंकि देखो सारा कैलकुलेशन वन पे हो रहा है। अगर शेयर प्राइस 117.88 हो गया तो एक साल बाद तो पे ऑफ जीरो, अगर शेयर प्राइस एक साल बाद 94.73 हो गया तो पे ऑफ इतना 5.27। तो सर जीरो होगा कि 5.27 होगा, लेट्स डू द एवरेज, 5.0 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 5.27 इंटू प्रोबेबिलिटी, तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ गया दैट इज स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू वन। वी नीड वैल्यू एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम तो आज खड़े हैं, बाकी सब जो भी है वो तो एक्सपेक्टेशन है कि यार या तो 12% बढ़ सकता है प्राइस या तो 10% गिर सकता है, राइट। तो ये सब एस्टिमेशन से अपने को आज प्राइस निकालना है कि यार आज शुड बी प्राइस क्या होगा पुट ऑप्शन का। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी वन पे खड़ा है उसको पुल करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, दैट इज डिवाइड बाई 1.0037 टू द पावर वन, 2.79 डिवाइड बाई 1.0037, कितना आया ये 2.7797, 2.78 कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन टुडे, 2 पॉइंट कितना है 78, लेट्स सी 2.78 वाला कहाँ पे है, ये देखो 2.78 खत्म, तो ऑप्शन क्या है, सी, राइट। इन्होंने पूरा करके बताया हुआ है। सर ये जो क्वेश्चन में 50-50% प्रोबेबिलिटी देके रखा था, ये क्या है, ये कुछ काम का नहीं है, ये उनके लिए दिया हुआ है जो लोग सुपरफिशियली पढ़ के आए हैं और उन लोग
पे ऑफ को इंटू 0.5 एंड दूसरे वाले पे ऑफ को इंटू 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे उनके लिए। अपने को रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ Clearn's client observed that 1 year put option with euro 100 exercise price continued है क्वेश्चन is trading at 2.50। ध्यान से देखना तो शुड बी वैल्यू कितना होना चाहिए, शुड बी वैल्यू हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर वन में 2.78 होना चाहिए था, लेकिन दिख रहा है यार ये पुट ऑप्शन क्या प्राइस पे ट्रेड हो रहा है 2.5। शेयर्स का नॉलेज लगा लो, होना चाहिए था 2.78 बट अभी चल रहा है 2.5, तो अंडर वैल्यूड है। कोई भी चीज अंडर वैल्यूड होता है तो हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। Which of the following statements best describes how Cleaner's client could take advantage of this to earn a risk-free return greater than 0.37% over the year? मतलब बोल रहा है यार सर क्लियर कट आर्बिट्राज दिख रहा है मेरे को, क्योंकि पुट ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए था 2.78 बट अभी चल रहा है 2.5। तो सर लेट्स डू समथिंग ना टू एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी एंड अर्न अ रिटर्न ऑफ मोर देन 0.37%। मतलब एक ऐसा पोजीशन बना देते हैं जो रिस्क फ्री हो। अगर रिस्क फ्री है तो आइडियली अर्न कितना करना चाहिए था 0.37%, क्योंकि देखो ना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 0.37%। इसका मतलब क्या, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो 0.37 कमाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जहां पे अपन रिस्क फ्री पोजीशन क्रिएट करेंगे एंड 0.37 से ज्यादा अर्न करेंगे, वही बोल रहा है। तो ऐसा क्या पोजीशन क्रिएट करें जिससे कि वो रिस्क फ्री बन जाए, नो रिस्क, एंड एट द सेम टाइम इट विल इंश्योर दैट वी आर गेटिंग मोर देन 0.37%, राइट, वही बोल रहा है व्हाट शैल वी डू। तो एक लेग तो मैंने बोल दिया, एक लेग आर्बिट्राज में दो लेग्स होते हैं, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक बाई एक सेल, राइट। एक लेग तो मैंने बोल दिया, क्या पुट ऑप्शन को तो बाई करेंगे सर। क्यों, कि सर पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होना चाहिए था 2.78, क्या चल रहा है 2.5। सर अंडर वैल्यूड है, जो भी चीज अंडर वैल्यूड है उसको क्या करते हैं, बाई। तो पुट ऑप्शन होगा क्या, बाई। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन होगा बाई। अगर आप पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो तो आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है कि शॉर्ट पोजीशन लिया है, मतलब अंडरलाइन में क्या लेके रखा हुआ, पुट ऑप्शन बाई। तो आप ध्यान से सुनना, पुट ऑप्शन बाई है इसका मतलब आपका लॉन्ग पोजीशन है पुट में, लेकिन वैसे वैसे शॉर्ट पोजीशन है स्टॉक में। पुट ऑप्शन जब खरीदते हो तो आपको कब फायदा होगा, स्टॉक प्राइस गिरने से, राइट। तो अगर पुट ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हो तो यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन ऑन एसेट, राइट। खैर एनीवेज, तो आपने शॉर्ट पोजीशन एसेट में लेके रखा हुआ है तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन भी लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखना आर्बिट्राज में दो लेग्स चाहिए, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो पी प्लस किया हुआ है, इट इज लॉन्ग पोजीशन इन पुट ऑप्शन बट अंदर ही अंदर इट्स अ शॉर्ट पोजीशन इन एन एसेट। तो इसको काउंटर करने के लिए मेरे को एक लॉन्ग बाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है शॉर्ट पोजीशन इन अंडरलाइन। क्योंकि आपको पुट बाई कर रहे हो, फायदा कब होगा, स्टॉक प्राइस नीचे जाने से, राइट। तो आपका कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन है अंडरलाइन में, राइट। अब आर्बिट्राज के लिए काउंटर लेग भी चाहिए, काउंटर लेग क्या करेंगे अपन, शेयर्स बाई कर लेंगे, शेयर्स बाई समझा, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन इन अंडरलाइन इससे शॉर्ट पोजीशन इन शेयर्स। तो काउंटर करने के लिए लॉन्ग करना पड़ेगा, कितना लॉन्ग करना पड़ेगा, डेल्टा शेयर्स। यही तो सीखे हैं यार, राइट। ये पुट के केस में ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, राइट। कॉल के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जस्ट डाइवर्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट दो। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ है यार स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो तो कॉल ऑप्शन में ना कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्यों, कॉल ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हो इसका मतलब यू आर लॉन्ग ऑन कॉल एज वेल एज यू आर लॉन्ग ऑन अंडरलाइन। आप कॉल में भी लॉन्ग हो, अंडरलाइन में शेयर्स में भी आप लॉन्ग हो, क्योंकि कॉल बाई कर रहे हो तो फायदा कब होगा, शेयर प्राइस बढ़ने से। तो इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। तो कॉल आपने बाई किया है, अगर आर्बिट्राज करना है तो एक लेग ऐड करना पड़ेगा। कैसे समझेगा सर वो लेग लॉन्ग वाला होगा कि शॉर्ट वाला होगा, आप देख लो। कॉल आपने बाई किया है, इसका मतलब आप लॉन्ग पोजीशन हो इन अंडरलाइन, तो शॉर्ट पोजीशन ऐड करना पड़ेगा, तो डेल्टा एस माइनस हम कर, राइट। लेकिन पुट ऑप्शन की केस में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यार आपने पुट ऑप्शन बाई किया है तो आप लॉन्ग हो पुट ऑप्शन में, लेकिन आप शॉर्ट हो अंडरलाइन में, समझे आपको, राइट। तो सिंस आप अंडरलाइन में शॉर्ट हो तो काउंटर पोजीशन आपको अंडरलाइन में लॉन्ग का लेना पड़ेगा, तो डेल्टा शेयर्स आपको क्या करना पड़ेगा, बाई। दिस इज डेंजरस, राइट।
अब सर ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इज नथिंग बट द हेज रेशियो। कितना शेयर्स ना, यहाँ पे क्या है, एक पुट ऑप्शन इसने बाई किया है, तो काउंटर करने के लिए सर कितना शेयर्स बाई करूं? राइट, एक नहीं होगा, डेल्टा होगा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज नथिंग बट द हेज रेशियो। फॉर्मूला क्या है हेज रेशियो का? चेंज इन पे ऑफ डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। है हमारे पास, डोंट वरी। चेंज इन पे ऑफ 0 - 5.27, यहीं पे करता है, हेज रेशियो निकालता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। हेज रेशियो, तो चेंज इन पे ऑफ 0 - 5.27, दैट इज व्हाट, -5.27 डिवाइड बाई चेंज इन द प्राइस 117.88 -94.73। लेट्स डू इट। 117.88 -94.73, इसको डालो स्टोरेज वन में, 5.27 डिवाइड बाई 0.2276, दैट इज, मैं 0.23 कर रहा हूँ, -0.23। राइट, पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा नेगेटिव आता है। खैर, आप ये नेगेटिव पे फोकस मत करो। बात यहाँ पे क्या चल रहा है कि सर अगर मैंने एक पुट ऑप्शन बाई किया, तो मेरे को साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा, 0.23 शेयर्स को भी बाई करना पड़ेगा, तब जाके ये पोजीशन पूरा का पूरा रिस्क फ्री होगा। राइट, तो यहाँ पे 0.23 शेयर्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बाई करना, तब जाके आपका ये पोजीशन हो जाएगा रिस्क फ्री। और अगर आप ये पोजीशन को एग्जीक्यूट करोगे, देन यू विल अर्न मोर देन 0.37%। स्टोरी कहां से चालू हुआ? एक सेकंड, कंफ्यूज हो जाओगे आप। स्टोरी कहां से चालू हुआ? सबसे पहला आपको क्वेश्चन ये दिया गया जहां पे आपसे ये पूछ रहे कि यार पुट ऑप्शन का वैल्यू निकालना, तो हमने पुट ऑप्शन का वैल्यू निकाला, आंसर आया 2.78। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि यार लेकिन एक्चुअल प्राइस तो 2.5 है। अच्छा, मिस प्राइसिंग है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, मतलब मिस प्राइसिंग है। ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि यार आप एक ऐसा पोजीशन बनाओ जो एक रिस्क फ्री हो जाएगा एंड जिससे कि 0.37% से भी ज्यादा है। राइट, हमने बोला यार सबसे पहला पुट ऑप्शन अगर अंडर वैल्यूड है तो यार उसको तो बाई करना चाहिए, तो लॉन्ग हो गए पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में लॉन्ग मतलब अंदर ही अंदर अंडरलाइन में शॉर्ट। अब आर्बिट्राज करना है तो साइमल्टेनियसली और एक लेग ऐड करना पड़ेगा। कौन सा लेग होगा वो सर? बाई लेग होगा कि सेल लेग होगा? डिपेंड करेगा कि यार शुरू का लेग कौन सा है। शुरू का लेग सर शॉर्ट पोजीशन इन अंडरलाइन है, तो दूसरा लेग क्या होगा? साइमल्टेनियस लेग क्या होगा? लॉन्ग पोजीशन इन अंडरलाइन। कितना लॉन्ग सर? डेल्टा लॉन्ग। डेल्टा क्या है? हेज रेशियो है, उसका फॉर्मूला चेंज इन पे ऑफ डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, वो आ गया आपका 0.23। इसका मतलब एक पुट ऑप्शन बाई करोगे एंड 0.23 शेयर्स को बाई करोगे, तो ये पोजीशन आपका बन जाएगा रिस्क फ्री, और इससे आपके घर में रिटर्न कितना आएगा? 0.37% से भी ज्यादा आएगा। राइट सर, वो कैसे आएगा एक बार शो कर दीजिए ना, वो एकदम डाइवर्जन हो जाएगा, वो नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है पता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताना क्या पोजीशन क्रिएट करें। राइट, तो लेट्स सी। देखो, which of the following statements best describes how Claynor's client could take advantage of this to earn a risk-free return greater than 0.37% over the year? Let's see. Option number A, Claynor should purchase the put option, सही बोल रहा है, and also purchase approximately 0.23 shares per option to match the hedge ratio. Perfect answer. Option number B क्या बोल रहा है? Claynor should purchase the put option, सही जा रहा है, and purchase 50%, गलत। 50% तो 0.5 हो गया, 0.5 अंडरलाइन शेयर्स नहीं करना है, 0.23 करना है, रॉन्ग। सी क्या हो गया? क्लेनर्ट शुड परचेस पुट ऑप्शन, सही जा रहा है, एंड परचेस 47%, 0.47, ये भी क्या हो गया? गलत। राइट, तो इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स yielded a higher return over the next year, बोला नेक्स्ट ईयर अगर रिस्क फ्री रिटर्न बढ़ जाता है 0.37 के बदले, सपोज 0.4 0.5 ऐसा कुछ हो जाता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ दिस वुड अफेक्ट द नो आर्बिट्राज वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन ऑन स्पार्क कॉइन शेयर्स। बोल रहे सिंपल बोल रहे हैं कि अगर आप आरएफ को 0.37% के बजाय कुछ और लेते हो, हायर लेवल पे लेते हो, तो बताइए ना इसका इम्पैक्ट पुट ऑप्शन पे क्या होगा। 0.37 के बदले अगर हम लोग 0.4 0.45 लेते हैं तो बताइए ना पुट ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा। अगर 0.37 हमने लिया था तो पुट ऑप्शन का वैल्यू कितना आया था, 2.78। अब 0.37 से अगर हम लोग ज्यादा लेते हैं, वही क्वेश्चन ने बोला है यील्डेड हायर, तो बताइए ना पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा कि गिरेगा। अब इसको टैकल करने के लिए दो तरीके से आप सोच सकते हो। एक, अगर आपको ये याद आ रहा है कि सर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन का प्राइस एक कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल में है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस, उसमें से एक फैक्टर था इंटरेस्ट रेट। और वहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट रेट और पुट ऑप्शन का ना नेगेटिव रिलेशनशिप है, और इंटरेस्ट रेट और कॉल ऑप्शन का ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब सर इंटरेस्ट रेट और पुट ऑप्शन का नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन का वैल्यू गिरता है, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ता है। ये अगर आपको याद आ गया तो आप इजीली बोल पाओगे कि सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली पुट ऑप्शन का वैल्यू गिरेगा, 2.78 से भी कम होगा। राइट, तो लेट्स सी। पहला ये एक थॉट प्रोसेस था, अगर आपको याद आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस, हाँ यार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, पुट ऑप्शन का वैल्यू कम होगा, तो आइडियली 2.78 से भी कम होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन द रिस्क फ्री रेट विल हैव नो इफेक्ट, आगे पढ़ूंगा ही नहीं, नो इफेक्ट बोल रहा है, गलत। एन इंक्रीज इन द रिस्क फ्री रेट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, गलत। एन इंक्रीज इन द रिस्क फ्री रेट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, सही है। ये आपने कौन से नॉलेज से टैकल किया, सर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस वाला नॉलेज से हमने टैकल किया। अब सेकंड तरीका सोचने का कि सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, देखो यहां पे हमने किया हुआ है, देखो देखो देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो कहने से प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, बाकी सब सेम है। एक बार मान लो ना, अप मूव फैक्टर डाउन मूव फैक्टर सब सेम से बोला, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 0.37 के बदले 0.45 हो गया, तो कहने से न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा इसका मतलब 1 - p कम हो जाएगा। देख लो, 0 × p प्लस 5.27 × 1 - p। अब मैं बोल रहा हूं अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सर रिस्क फ्री रेट बढ़ रहा है, तो 1 - p क्या हो जाएगा, कम। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो जाएगा, कम। अब वो कम एक्सपेक्टेड पे ऑफ का आप पुल किससे करोगे, हायर रेट से। यहां पे देखो, डिवाइड बाई, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे 0.4% का फैक्टर से पुल करना पड़ेगा। राइट, तो हो क्या रहा है, सर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है जिसकी वजह से 1 - p क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये कम वाले फिगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5.27 से, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कम एक्सपेक्टेड पे ऑफ को पुल कर रहे हैं हायर रेट से, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन गिर जाएगा। समझा क्या। ये अगर 1 - 0.47 के बदले मैं अगर 1 - 0.6 करता तो क्या होता था, 5.27 × 0.4 होता था। देखो ना अभी क्या था, ओरिजिनल स्टेट क्या था, 5.27 × 1 - 0.47। मैं ये कह रहा हूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। सपोज मान लो प्रोबेबिलिटी 0.6 हो गया, अब प्रोबेबिलिटी 0.6 हो गया मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 0.4। 5.27 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो 2.79 आता है कि 2.79 से भी कम आता है, 2.79 से भी कम आता, कितना आता, 5.27 × 0.4, 2.1 समथिंग आता। अब ये 2.1 को आप पुल कर रहे हो एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, राइट, तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन क्या होता, गिरता। ये भी एक तरीका है सोचने का, तो जैसे भी आप सोच लो। देखो, सी अभी पूरा का पूरा पढ़े, एन इंक्रीज इन द रिस्क फ्री रेट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन, आगे समझाया भी है। देखो, एज इट विल बोथ इंक्रीज द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, दिखा दिया, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा जिसके वजह से 1 - p गिरेगा। It will increase the risk neutral probability of the price increase and decrease the present value of the expected option का payoff। वही तो है, p बढ़ेगा 1 - p गिरेगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कम होगा, एंड वो कम वाले पे ऑफ को हम लोग हायर रेट से पुल करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू टुडे क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इनफैक्ट 3, इनफैक्ट सारा का सारा लर्निंग मॉड्यूल ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। If the expected percentage increase and decrease in the spare coins share price were to double, मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज डबल हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, देखो यहीं पे था, 12% इंक्रीज के बदले बोल रहे हैं 12 के बदले हो गया 24%, और 10% डिक्रीज के बदले बोल रहे हैं अगर 20% हो गया तो डबल, इंक्रीज या डिक्रीज डबल हो गया। तो बोल रहा है बताइए ना प्राइस क्या होगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एस्टिमेट ऑफ द 1 ईयर पुट ऑप्शन प्राइस विद एन एक्साइज प्राइस ऑफ 100। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ अपने को इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज अलग लेना है। तो लेट मी डू वन थिंग, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के वर्किंग्स में ही ऑल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का वर्किंग देख लिया है, कॉपी भी कर लो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि मैं अभी इसको ही ऑल्टर करने वाला हूँ। या फिर चलो अगर नीचे जगह है तो नीचे करते हैं, हाँ है, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, ये बनाएंगे आज का स्पॉट प्राइस। कितना था वो? 105 पॉइंट कितना था? 105.25। ये था क्या आपका S0। स्ट्राइक प्राइस कितना था? 100। अब एक साल के बाद या तो 24% हो जाएगा, तो कितना होगा? 105.25 इंटू 1.24 करना। ये हो जाएगा 130.51, या तो 105.25 इंटू, या तो 20% गिर जाएगा। 20% गिरने का फैक्टर क्या है? 0.8। 105.25 इंटू 0.8, कितना? 84.2। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सर या तो पे ऑफ, अच्छा एक सेकंड, पे ऑफ भी निकाल लेता हूँ। पे ऑफ निकाला ही नहीं है। तो एक सेकंड, या तो एक साल के बाद सर स्टॉक प्राइस 130.51 हो सकता है, या तो 84.2 हो सकता है। अगर 130.51 हो गया तो पे ऑफ क्या होगा? पुट ऑप्शन का बात हो रहा है, ऑब्वियसली पुट ऑप्शन। तो पे ऑफ क्या होगा? जीरो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स, आउट ऑफ द मनी हो गया, राइट। लेकिन सर अगर 84.2 हो गया तो पे ऑफ क्या होगा? 100 माइनस 84.2, दैट इज कितना? 15.8। या तो पे ऑफ जीरो हो सकता है, या तो पे ऑफ 15.8 हो सकता है। सर एक एक्सपेक्टेड निकालो ना, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा? 0 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 15.8 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। सही है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर दैट इज 1.0037 माइनस डाउन मूव फैक्टर दैट इज 0.8 डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर 1.24 माइनस डाउन मूव फैक्टर। लेट्स डू इट। दो डेसिमल्स में लेना है, याद रखना। 0.4630 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ना 0.46 ले रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है। तो 0 इंटू 0.46 तो जीरो होने वाला है, प्लस 15.8 इंटू क्या होने वाला है? 0.54। 1 माइनस 0.46 कर देते हैं, चलो, इंटू 15.8। तो ये कितना आ रहा है? 8.5320। इसको मैं लिख रहा हूँ 8.53। क्या है ये? एक्सपेक्टेड पे ऑफ कहाँ पे खड़ा है ये? एट टी इज इक्वल टू 1। लेकिन अपने को 1 पे नहीं चाहिए सर वैल्यू, अपने को वैल्यू चाहिए टुडे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन टुडे इज इक्वल टू जो भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ 1 पे खड़ा है 8.53, उसको आज पुल करना पड़ेगा। उसको पुल करना पड़ेगा विथ थ्री, कितना? 0.37%, 1.0037 से द पावर 1। कितना आ रहा है? 8.53 डिवाइड बाय 1.0037, दिस इज कमिंग टू 8.4986, मतलब 8.50, राइट। तो अगर अप मूव एंड डाउन मूव डबल हो गया तो वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन हो जाएगा 8.50। पहले कितना था? डबल नहीं था तो कितना था? 2.78 था। डबल हो गया अगर अप मूव एंड डाउन मूव, तो कितना होगा?
8.5. So let's see. The 1 year put option will rise to 7.9. नहीं, the 1 year put option will rise to 8.5. These that's. ठीक है, तो ये आपका हो गया लर्निंग मॉड्यूल 10, वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग मॉड्यूल. हाई टेस्टेबिलिटी, राइट. लेवल 2 यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छे से करना. बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है यार. शेयर प्राइस निकालना है, पे ऑफ निकालना है, वो पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है, एंड उस एक्सपेक्टेड पे ऑफ का क्या प्रेजेंट वैल्यू. दैट्स इट, राइट. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, खास करके हेज रेशियो, आर्बिट्राज, राइट. उसका भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे मैंने सोचने का तरीका बता दिया आपको. आर्बिट्राज में दो पोजीशन एक साथ जाते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन. यहाँ पे गेम क्या था, पुट ऑप्शन बाई क्या है. पुट ऑप्शन बाई क्या मतलब यू आर लॉन्ग ऑन पुट बट यू आर शॉर्ट ऑन अंडरलाइन, राइट. तो साइमल्टेनियस पोजीशन क्या होगा, लॉन्ग वाला होगा, राइट. कितना लॉन्ग सर, डेल्टा लॉन्ग. हेज रेशियो जितना है ना उतना लॉन्ग करेंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन. टिल दैट टाइम टेक केयर, डोंट स्ट्रेस yourself much, and definitely we will conquer level 1. चलो, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. थैंक यू.